डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कोशिका के बारे में, सेल बायोलॉजी के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में। और आपने प्रीवियस क्लास 9th के अंदर और 6th 7th के अंदर भी सेल के बारे में पढ़ा होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सेल बायोलॉजी का मीनिंग क्या है। तो देखो, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। दूसरी बात, इसको सेल बायोलॉजी भी बोल सकते हैं आप, मतलब कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी, दोनों बात एक ही है। नेक्स्ट, आपको ये पता है कि हमारी जो बॉडी की सबसे स्ट्रक्चरल या फंडामेंटल या बेसल यूनिट अगर कोई है तो वो क्या है? कोशिका है। क्योंकि हमारा शरीर किससे मिलकर के बना हुआ है? कोशिकाओं से ही मिलकर के बना हुआ है। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर कि कोई भी वस्तु या कोई पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा हो या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, उसका जो सबसे छोटा रूप है वो क्या होता है? परमाणु, यानी एटम। ए फॉर नॉट, और टर्म का मतलब होता है डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि सबसे छोटा कण क्या है वहाँ पर? परमाणु। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर अगर सबसे छोटी इकाई अगर कोई है या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर कोई है तो वो क्या है? सेल है। और आपको मालूम है कि जब सेल ग्रुप बनाती है, सिमिलर ग्रुप, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। अब इसी तरीके से जब बहुत सारे टिश्यू बनेंगे यानी ग्रुप बनाएंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन, यानी आपकी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन बनेंगे। अब जैसे अब जब बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट होंगे तो क्या बनेगा? एक ऑर्गन सिस्टम। अब जैसे कि आपको मालूम है हमारे बॉडी में क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव की वर्ड ऑर्गन की जगह क्या है? डाइजेस्टिव। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट होते हैं, माउथ से लगा करके एनस तक बहुत सारे ऑर्गन, जैसे कि फेरिंग्स है, स्टमक है, ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम, स्वकम, सीकम, कॉलन, रेक्टम। तो ये सारे ऑर्गन क्या हो रहे हैं? इस ऑर्गन सिस्टम में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो हमने बोल दिया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी क्या है? ऑर्गन से मिलकर के बना हुआ है। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, एक्सोक्राइन सिस्टम है, या फिर आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम है। तो ये जब बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है? प्रिपेयर, यानी कंप्लीटली क्या होती है? बन जाती है। तो इस तरीके से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, और इस तरीके से बॉडी क्या होती है? डेवलप होती है। अब देखो, सेल की स्टडी को क्या बोल दिया? साइटोलॉजी। और टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। कुछ लोग हिस्टोलॉजी को समझ लेते हैं स्टडी ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, जो आपके क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र, उनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती है, उसके अध्ययन को शायद सोचते हैं कि हिस्टोलॉजी बोलते हैं, तो रॉन्ग है। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी कि जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं वो क्या होता है? हिस्टोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं औतिकी। अब हम बात कर रहे हैं कोशिका। सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। अब ध्यान देना, सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। अब जीवधारी का मतलब है ऑर्गेनिज्म, अब वो प्लांट हो या एनिमल हो या बैक्टीरिया हो, कोई भी एनिमल्स, यानी कि वो सब किससे मिलकर के बने हुए हैं? सेल्स, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। दूसरी बात, और यही कोशिका हमारे बॉडी की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है? इकाई होती है, या फिर ये भी बोल सकते हैं ये क्या होती है? आधारभूत इकाई, यानी कि शरीर का जो सबसे छोटा भाग है अगर कोई है तो वो कौन सा है? सेल है। उसी से क्या बनता है? टिश्यू। अब नेक्स्ट है, हमने कोशिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ये कोशिकाओं की संख्या के आधार पर है, नंबर ऑफ सेल के बेस पर। तो बोल दिया कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं, और जो जीव एक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, जैसे पैरामीशियम है, युग, इसके अलावा अपने अमीबा है, मोनेरा जगत के सदस्य। मोनेरा जगत के सदस्य में कौन आते हैं? सारे जीवाणु आते हैं। कौन से आते हैं? जीवाणु। मतलब ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब एक चीज ध्यान देने की, यहाँ पर एक ही कोशिका है, यानी कि पूरा शरीर जो है वो कितनी कोशिका से मिलकर के बना हुआ है? एक कोशिका से। और एक कोशिका को हम आंखों से नहीं देख सकते, तो ये जो जीव होंगे एक कोशिकीय जीव, इनको भी आप आंखों से नहीं देख सकते। और जो ये एक कोशिका है तो यहाँ टिश्यू तो है नहीं, तो यही कोशिका एक श्वसन भी करेगी, पाचन भी करेगी, उत्सर्जन भी करेगी, यानी कि यह एक ही कोशिका शरीर में होने वाले जितनी भी उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक एक्शन है, उन सबको क्या करती है? कंप्लीट करती है। नेक्स्ट है बहुकोशिकीय जीव। नाम से पता चल रहा है मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब बहुत सारे, हमारे जैसे अनेक जीवों, हमारे जैसे मतलब मानव भी है उसमें, अनेक जीवों का निर्माण अनेक कोशिकाओं से होता है। मतलब हमारे शरीर का निर्माण कोई एक कोशिकाओं से नहीं हुआ है।
असंख्य कोशिकाओं से हमारे शरीर का क्या हुआ, निर्माण हुआ है, और इन्हीं असंख्य कोशिकाओं से फिर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी डेवलप होती है। तो हमारे अंदर कौन कौन है, मानव है, जंतु जगत के सारे सदस्य हैं, वो सारे कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। अब जंतु जगत में सारे सदस्य आ सकते हैं, पोरीफोरा, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्मिटा, ये जो आप फाइलम पढ़ते हैं, हम संघ जो पढ़ेंगे आगे, तो वहां पर ये सारे जीव जगत और पादप जगत के सदस्य। इसमें देखो पादप जगत में सारे, अब भले एल्गी, शैवाल से लेकर के बहुवृक्षीय वृक्ष जो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं, वो भी सारे पादप जगत के सदस्य, और जंतु जगत के सदस्य या मानव इत्यादि ये सारे क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कि अगर कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो आपका आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसमें कई बार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर वो ये पूछ सकते हैं कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आपका आंसर होना चाहिए एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। और अगर ये बोला कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो आप क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक। लेकिन ध्यान देना, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो कैसी थी, मृत कोशिका थी, मतलब डेड सेल थी, और वो प्लांट की जो छाल होती है, कॉर्क, उस कॉर्क सेल के अंदर उन्होंने क्या किया था, उसको डिस्कवर किया था। लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका डिस्कवर की, यानी कि कोशिका को खोजा था, उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नहीं होने के कारण से उन्होंने विस्तृत अध्ययन नहीं कर पाए। और वो विस्तृत अध्ययन बाद में किसने किया, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक के बाद में, जब 1950 के बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, तो सेल का जो डिटेल से स्टडी क्या हुआ, संभव हो सका। तो हमने यह बोल दिया कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, रॉबर्ट हुक। और वो कैसी कोशिका थी, डेड सेल यानी मृत कोशिका थी। लेकिन ध्यान देना, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, सेलुलई। क्या नाम दे दिया, सेलुलई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये हो गया, खोज किसने की सर्वप्रथम, रॉबर्ट हुक ने, और वो कैसे सेल थी, डेड सेल, और उसको क्या नाम दिया उन्होंने, सेलुलई। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज। ये सर्वप्रथम सिर्फ खोज हुई थी, लेकिन ये कैसी सेल थी, डेड सेल थी। और ये जो सबसे पहले लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की अगर किसी ने खोज की थी, तो वो कौन थे, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। और एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो कौन सी कोशिका में थी, बैक्टीरिया, आरबीसी और स्पर्म सेल के अंदर उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जीवित कोशिका लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। और इन्होंने जो लिविंग सेल डिस्कवर की थी उसका नाम उन्होंने क्या रखा, एनिमल कूले। क्या नाम रखा, एनिमल कूले, यहाँ पे एनिमल कूले। अब नेक्स्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट, एक कोशिकीय जीवधारी। अभी हमने बात की कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर केवल कितनी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, एक कोशिका से। तो जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ है, तो वो एक कोशिकीय जीव भी स्वतंत्र अस्तित्व यापन कर सकते हैं। मतलब इस वातावरण के अंदर या इस पृथ्वी पर वो स्वतंत्र अपना अस्तित्व यानी कि सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब फ्रीडम, मतलब या इंडिपेंडेंट, खुद किसी पे डिपेंड नहीं है। तो ये स्वतंत्र अस्तित्व यापन कर सकते हैं। इसके अलावा वो जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। जो हमारे अंदर जीवन के सभी कार्य कौन संपन्न करते हैं, ऑर्गन सिस्टम। वहां पर वो एक ही कोशिका जीवन के सभी आवश्यक कार्य जैसे कि पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, वो सारे कार्य क्या कर सकती है, संभव कर सकती है। तो इसलिए बोल दिया कि कोशिका के बिना किसी भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व यापन नहीं हो सकता। भले वो एक कोशिकीय जीव है, वो एक कोशिका भी उसका स्वतंत्र अस्तित्व यापन कर सकती है, लेकिन अगर किसी जीव के अंदर कोशिका नहीं है, अगर उसकी सारी कोशिकाएं मृत हो जाएं, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो स्वतंत्र अस्तित्व यापन मतलब अपनी पृथ्वी पर स्वतंत्र अस्तित्व मतलब अपने अस्तित्व को नहीं बनाए रख सकता। नेक्स्ट आगे, जब सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया, उसके बाद में एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने एनिमल कूले यानी कि लिविंग सेल को डिस्कवर किया, उसके बाद में कौन से साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो हमने बोल दिया कि आपने ये प्रीवियस मतलब छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जैसे कि ये कोई सेल है, ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली है। अगर पादप कोशिका है तो इसके एक और मेम्ब्रेन होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, और इसके बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अब हम देखेंगे कोशिका के कुछ अन्य लक्षण। अब हम बात कर रहे हैं कोशिका सिद्धांत की, सेल थ्योरी के बारे में। अब ध्यान देना, सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर के दी थी, एक तो थे मैल्थियस स्लाइडेन और एक थे थियोडोर स्वान। अब ध्यान देना, जो पादप वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे आपके, वो कौन थे, मैल्थियस स्लाइडेन, और एक थे जूलॉजिस्ट यानी जंतु वैज्ञानिक, वो कौन थे, थियोडोर स्वान। लेकिन इनके शॉर्ट नेम है स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन पादप ऊतक जनक यानी कि पादप वैज्ञानिक थे, और जो स्वान थे वो क्या थे, जंतु वैज्ञानिक। तो देखो, मैल्थियस स्लाइडेन ने 1838 में, कब की बात है ये, 1838 की बात है,
तो 1838 में मैल्थियस स्लाइडेन ने पादपों का अध्ययन किया, और जब उन्होंने पादपों का अध्ययन किया तो ये पता लगाया कि भाई पादप का जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना हुआ है। कोशिका की खोज तो किसने की? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन फिर ये दिमाग में चला कि क्वेश्चन कि भाई आखिर किसी भी शरीर का, किसी भी पादप या जंतु का जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना हुआ है। तो मैल्थियस स्लाइडेन ने ये पता लगाया कि वास्तव में किसी भी पादप शरीर का जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है? कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो मैल्थियस स्लाइडेन ने पादपों पर पहले क्या किया? अध्ययन किया और बताया कि पौधे भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से क्या होते हैं? मिलकर के बने हुए होते हैं, और वो ही पौधों में क्या करते हैं? ऊतकों का निर्माण करते हैं। अभी हमने देखा था कि सेल से टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी। तो यानी कि इन्होंने पादपों पर अध्ययन करके पता लगाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की ऊतकों से, कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, और फिर यही कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की क्या करती हैं? ऊतक बनाती है, कार्य और संरचना उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे थियोडोर स्वान की। थियोडोर स्वान ने जो अध्ययन किया है वो 1839 में किया है, मतलब 1839 में। इन्होंने जंतु कोशिकाओं पे अध्ययन किया क्योंकि ये जंतु वैज्ञानिक थे। और थियोडोर स्वान जो मैल्थियस स्लाइडेन थे हमारे, इन्होंने किस पे अध्ययन किया था? पादपों पर अध्ययन किया था। तो इन्होंने जंतु कोशिकाओं पर भी अध्ययन करके ये पता लगाया कि जंतु कोशिकाएं, जंतु जो है वो भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, और यही जंतु फिर क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण करते हैं, और इनसे शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये भी एक बात पता चली। लेकिन इन्होंने एक खास चीज का पता लगाया, वो क्या है कि जंतु कोशिकाओं के एक बाहर पतली परत मिलती है जिसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली। जैसे कि ये कोशिका है मान लीजिए, तो इस कोशिका के बाहर जो ये झिल्ली उपस्थित होती है, इस झिल्ली का उन्होंने पता लगाया कि भाई इस झिल्ली को, ये बहुत ही पतली होती है, जिसको हम सेमी परमेबल अर्ध पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली बोलते हैं, क्योंकि यही कोशिका झिल्ली जो है, जीव द्रव्य झिल्ली, कोशिकाओं के अंदर जो आने वाले पदार्थ है उन पे क्या करती है? नियंत्रण करती है, और जाने वाले पदार्थों पर भी क्या करती है? नियमन यानी रेगुलेशन करती है। तो ये जो जीव द्रव्य झिल्ली है, इसका किससे पता लगाया? अपने थियोडोर स्वान ने। लेकिन इनका मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने भी दिया था, और सिंगल और निकोलसन का मॉडल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है सिंगर और निकोलसन ने दिया था, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उन्होंने ये पता लगाया कि जंतु कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत झिल्ली मिलती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली, जिसे आजकल कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि जंतु कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली। लेकिन ध्यान देना, जो पादप की कोशिकाएं होती है उनके अंदर कोशिका झिल्ली तो होती ही है, लेकिन उनके अंदर एक और झिल्ली पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तो ये जो कोशिका भित्ति है वो आपको केवल और केवल किस में देखने को मिलेगी? पादप कोशिका में। तो इसका मतलब एक बात पता चल गई कि पादप कोशिका के चारों ओर दो आवरण होंगे। सबसे बाहर वाला आवरण होगा कोशिका भित्ति, और उसके अंदर वाला आवरण होगा कोशिका झिल्ली। अगला है, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। सबसे बाहर जंतु कोशिका में कौन सी थी? कोशिका झिल्ली। और पादप कोशिकाओं में क्या है? कोशिका भित्ति। और उसके अंदर की तरफ भले ही कोशिका झिल्ली होगी, लेकिन बाहर की अगर बात करें तो जंतु में कोशिका झिल्ली, और अगर पादपों में बात करें कोशिका की तो वो कोशिका कौन सी होगी? सेल वॉल कोशिका भित्ति। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार स्वान ने और थियोडोर ने, अब यहाँ पे लिखेंगे कि इस प्रकार स्वान ने, मतलब थियोडोर स्वान ने बाद में पता लगाया, दोनों कंक्लूजन निकाल के, कि प्राणी हो या पादप हो, दोनों का शरीर किससे मिलकर के बना हुआ होता है? कोशिकाओं से, यानी कि सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी कि पादप हो या जंतु, आखिर दोनों का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से। क्योंकि स्लाइडेन ने भी पादपों पे अध्ययन करके ये पता लगाया कि वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और स्वान ने भी अध्ययन करके यही पता लगाया कि कोशिकाओं से ही क्या होता है? जंतुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से स्वान ने ये बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका सिद्धांत, यानी कि सेल थ्योरी आई कैसे। इन दोनों ने स्टडी किया और ये पता लगाया। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में जब आपको पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आप एक का नाम नहीं लिख सकते कि भाई स्लाइडेन का नाम लिख दिया, स्वान का नाम भूल गए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्योंकि दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से इस थ्योरी को दिया था। तो हम बोलेंगे कि स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कौन सा सिद्धांत दिया? कोशिका सिद्धांत को क्या किया? प्रतिपादित किया, मतलब प्रोपाउंड किया, यानी कि इसको दिया।
तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से दिया था, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे हैं, और इनकी एक कमी थी इनके कोशिका सिद्धांत में, वो भी मैं बाद में बताता हूं आपको, देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि कोशिका सिद्धांत दिया तो सही इन्होंने, लेकिन इसी कोशिका सिद्धांत के बाद में रुडोल्फ विर्चो ने 1855 की बात करें अगर, तो देखो 1838 में इन्होंने अध्ययन किया, 39 में इन्होंने अध्ययन किया, और 1855 की अगर बात करें तो कौन से वैज्ञानिक आए? रुडोल्फ विर्चो ने। और रुडोल्फ विर्चो ने जो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, उनकी कमी को क्या किया? पूरा किया। क्योंकि स्लाइडेन और स्वान ने ये तो बता दिया कि कोशिकाओं से ही जीवों का निर्माण होता है, लेकिन वो एक चीज नहीं बता पाए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, यानी कि जो नई कोशिकाएं विभाजित होकर के बनती है, तो ये विभाजन का उन्हें पता नहीं था। सिर्फ ये पता था कि नई कोशिकाएं बनती जरूर है, लेकिन उन नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में नहीं पता था। और इस कमी को सबसे पहले पूरा किया रुडोल्फ विर्चो ने। तो इन्होंने सर्वप्रथम स्पष्ट किया कि कोशिका क्या होती है? विभाजित होती है, और जो नई कोशिकाएं बनती है वो पहले वाली ही कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। तो आपने देखा होगा, कोशिका विभाजन पढ़ा होगा, और वहां पर 2 केंद्रक का निर्माण होता है अंतिम अवस्था के अंदर, जिसको हम टेलोफेज बोलते हैं। और इसी टेलोफेज में जब 2 न्यूक्लियस बनते हैं तो इन्हीं से कितनी कोशिकाएं बन जाती है? 2। लेकिन जब अगर मियोसिस की बात करें तो वहां पे 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि कोशिकाएं क्या होती हैं? विभाजित होती हैं, और यही नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ही क्या होता है? संभव होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको एक शॉर्ट नेम से भी जाना जाता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। इसको अगर शॉर्ट नेम में बोले हैं तो इसको बोलते हैं ओमनिस सेलुल ई सेलुला। ओमनिस सेलुल ई सेलुला, तो ये भी आप इसको ध्यान दे सकते हैं। ओमनिस सेलुल ई सेलुला भी अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो वो समझ जाना कि वो किसकी बात हो रही है? रुडोल्फ विर्चो के नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। अगली नेक्स्ट बारी है, तो ये आपको पता चल गया कि स्लाइडेन और स्वान की कमी क्या थी कि ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो पता चला कि रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जो पहले की कोशिकाएं होती है उन्हीं में क्या होता है? विभाजन, और नई कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत की। ये सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये है कि किसने दी? तो स्लाइडेन और स्वान ने। और ये सबसे पहले किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है? तो आंसर जाएगा रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, अब कोशिका सिद्धांत के जो 4 पॉइंट है वो भी आपको अच्छे से क्या करने हैं? याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के अंदर इसका क्वेश्चन आता है। सबसे पहले कि सभी जीवधारियों का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। ये कोशिका सिद्धांत का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। तो पहला पॉइंट, सभी जीव किससे मिलकर बने? कोशिका से। दूसरा पॉइंट कि नई कोशिकाएं किससे बन रही है? पहले वाली कोशिका के विभाजन से ही बनती है। अब आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसके अंदर यही केवल 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, और यही दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट ही है। लेकिन इसके अलावा कोशिका सिद्धांत में और भी पॉइंट होते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। थर्ड है कि कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। अब जैसे जो कोशिका है, उस कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, और इसी केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र। और इस गुणसूत्र में क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ, जो जेनेटिक मटेरियल है आपके, जिनके अंदर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण है वो क्या होते हैं? संरक्षित, यानी कि कंजर्व होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए और आरएनए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, इन्हीं के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कोशिका में ही किसी भी जीव के क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के सातत्य। अब देखो, सातत्य का मीनिंग है कंटिन्यूटी, मतलब एक जीव से दूसरा जीव बना, दूसरे जीव से तीसरा जीव। तो ये जो जनन की प्रक्रिया चल रही है, तो ये जो कंटिन्यूटी बनी हुई है पृथ्वी के ऊपर, अस्तित्व किसी भी जाति का, तो वो भी किस कारण से होता है? कोशिका के कारण से ही होता है। इस प्रकार से हमारा कोशिका सिद्धांत वाला टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। लेकिन फिर भी कोशिका सिद्धांत, अभी हमने बोला कि सभी जीवधारी किससे मिलकर के बने होते हैं? कोशिका से बने हुए होते हैं। लेकिन एक ऐसा जीव है जो इस कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है, जो किसी भी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ नहीं होता है, क्योंकि वहां पर कोशिका द्रव्य, एंजाइम्स या कोशिका सेल मेम्ब्रेन, ये सब वहां पे कोशिका झिल्ली क्या होती है? अनुपस्थित होती है। और हमने बात की थी कि कोई भी कोशिका में क्या होगी? झिल्ली होगी। अगर पादप कोशिका है तो बाहर कोशिका भित्ति होगी और अंदर कोशिका झिल्ली, और अगर केवल जंतु कोशिका है तो कौन सी होगी? कोशिका झिल्ली। लेकिन अगर हम बात करें विषाणु की, वायरस की,
तो वायरस आपका कैसा होता है, अकोशिकीय। कैसा होता है, अकोशिकीय, मतलब ए सेलुलर। तो ये जो अकोशिकीय जीव है ए सेलुलर, ये कोशिका सिद्धांत का क्या होता है, अपवाद होता है। दूसरी बात, यहाँ पर कोशिका द्रव्य और झिल्ली क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है और इसमें कोशिका द्रव्य, झिल्ली, एंजाइम वगैरह क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर स्वतंत्र विभाजन की क्षमता अनुपस्थित होती है। यहाँ पर ये नहीं के ही पॉइंट है, मतलब अब्सेंट है सारी चीजें। स्वतंत्र विभाजन क्षमता का मतलब जब तक विषाणु बाहर है, किसी जीव के अंदर नहीं है, तब तक वो क्या है, निर्जीव है, क्योंकि उसके अंदर स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं है। और जब तक इसमें स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं होगी तो ये कैसा है, एसेलुलर, क्योंकि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म वगैरह क्या है, अब्सेंट है। दूसरी बात, अगर हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए तो है, लेकिन दोनों एक साथ में कभी भी देखने को आपको मिलेंगे नहीं। या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर क्या होगा, आरएनए ही प्रेजेंट होगा। तो आपको ध्यान देना, विषाणु क्या है, अकोशिकीय है, स्वतंत्र विभाजन क्षमता अनुपस्थित, कोशिका द्रव्य, झिल्ली और एंजाइम्स के अनुपस्थित होने के कारण से ये कोशिका सिद्धांत के क्या होते हैं, अपवाद। इस प्रकार से आज हमने कोशिका सिद्धांत और कोशिका के बारे में जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था वो देखा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसके अंदर हम पादप कोशिका, जंतु कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इन चारों के बारे में क्या पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे। क्योंकि कई बार आप लोग एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, पादप और जंतु कोशिका, इनके बारे में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन। हम इन छहों के छहों को एक साथ में डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।